आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। काशी आज दीपों की रोशनी से जगमग है। आज की शाम वहां पर देव दीपावली के दिन बिल्कुल अद्भुत है। नजारा आज खास इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद रहे और ये जो भव्य आपने देखा वहां पर शिव तांडव स्तोत्रम और पूरा का पूरा लेजर शो हो, दोनों घाट पर जगमग दीप हो, इन सब के साथ ही काशी की आज की शाम बेहद खास। सीधे आपको लिए चलते हैं, श्वेता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अब से कुछ ही देर में भगवान बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। श्वेता, जी, प्रधानमंत्री ने बहुत ध्यान से ये तय किया है कि कहां कहां वो जाएंगे। संत रविदास घाट जब वो गए थे, दरअसल एक गुरु के रूप में उनकी पूजा बहुत सारे राज्यों में होती है, जिनमें पंजाब भी शामिल है। और पंजाब के किसानों का जो आक्रोश दिल्ली में इस समय नजर आ रहा है वो सबने देखा ही है। अब सारनाथ भी वो गए हैं, जो पहला उपदेश गौतम बुद्ध का वहां से निकला था सारनाथ से, तो उसके लिए महत्व है उस इलाके का। अब वहां पर किस तरीके से प्रधानमंत्री अंत में पहुंच रहे हैं और वहां के जरिए वो अपनी बात भी रख रहे हैं, तो जो उनका ये लंबा सा कार्यक्रम है जो कि गंगा जी के उस पार से शुरू हुआ था, उस पार में जब सबसे पहले वो लैंड करके आए थे और वहां पर उन्होंने मंच पर बोलकर वो 6 लेन की सड़क का उद्घाटन कर दिया था। जिसके बाद जब वो क्रूज के जरिए दूसरे छोर पर आए तो वहां से आध्यात्म के सफर की शुरुआत हुई। लेकिन उस सफर की शुरुआत होते हुए भी अंजना, उन्होंने जो बातें वहां पर की और जिस तरीके से कॉरिडोर का उन्होंने भ्रमण किया, उसके जरिए उन्होंने विकास, आध्यात्म और धार्मिक पर्यटन सबका संदेश दे दिया। लेकिन आखिरकार जब उनका क्रूज गंगा जी पे आगे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए इन सब हिस्सों से गुजरा, तब देव दीपावली का वो अद्भुत दर्शन समूचे विश्व में जो भी टीवी देख रहा होगा उसके जरिए उसने किया, जिसके लिए वैसे तो देश विदेश से हर साल श्रद्धालु इतने आते हैं कि आप यहां पर पांव नहीं रख सकें। लेकिन आज की तारीख में उन दीपों को एक अलग तरीके से टिमटिमाते हुए दोनों छोरों पर, वहां पर भी वैसे रेतीली तट पर होता था प्रज्वलन दीपों का, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं दीप प्रज्वलित कभी किए जाते थे जितने इस साल किए गए हैं। 15 लाख कहा तो जा रहा है, अब पता नहीं, ऐसी कोई गिनती की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाँ, आप इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर हम समूचे वाराणसी शहर को देख लें तो पूरे साथ में गंगा जी के दोनों छोर से होते हुए ये सारे दीप प्रज्वलित हैं। एक बहुत लंबी कतार में आप जितनी दूर देख सकते हैं, कम से कम यहाँ पर अगर हमारी निगाहें जाती हैं तो हम 7 किलोमीटर उस तरफ की तस्वीर देख सकते हैं, जहां पर वो ब्रिज है जिसके पास आकर प्रधानमंत्री का चॉपर लैंड किया था। तो वहां से लेके यहाँ तक आपको बस दीप ही दीप नजर आ जाएंगे। और आज तो खास सज्जा में जो सारी नावें यहाँ पर घूम रही हैं, जो विचर रही हैं, वो भी एकदम खास साजो सज्जा में किसी दीप की तरह ही टिमटिमाती हुई नजर आ रही है। अंजना, प्रधानमंत्री अपने अंतिम पड़ाव के लिए निकल गए हैं, लेकिन काशी को और उसके साथ ही उसके जरिए बाकी इलाकों को एक अविस्मरणीय दिन देकर। बिल्कुल, और इसीलिए आज हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि एक एक जगह जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, सांकेतिक रूप से देखें तो उसका बहुत अर्थ है। ये जो आखिरी पड़ाव है जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वो दरअसल कला और संस्कृति के लिए भी एक बहुत बड़ा केंद्र रहा था पौराणिक इतिहास में। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अगर शाम से हम एक बार नजर डालें तो इससे पहले संत रविदास, सामाजिक समरसता, और जैसा कि पंजाब का आपने जिक्र किया श्वेता, हर ऐसी जगह चुनी गई है जिसके जरिए पीएम एक संदेश देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने लेकिन फिर काशी के साथ अपने रिश्ते का भी जिक्र किया। पहली बार जो उन्होंने कहा था कि मैं खुद नहीं आया हूं, मां गंगा ने मुझे बुलाया है, उसको विरोधियों ने भी अलग अलग स्वर में, अलग अलग अंदाज में कटाक्ष के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन ये जो रिश्ता है उसको पीएम बहुत ही सीरियसली लेते हैं, क्योंकि आज उन्होंने अंत में बड़े ही, जिसको कहते हैं, एक सरल तरीके से लोगों से संपर्क करते हुए कहा कि कोरोना ने रोक लिया, वरना मैं तो और जल्दी आता। नहीं, कटाक्ष करते हैं और उसकी काट निकालने के लिए जो विरोधी दल हैं वो भी उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। अब याद कीजिए कैसे प्रियंका वाड्रा जब यहाँ पर कमान संभाल रही थी तो उन्होंने यहीं पर आकर आचमन किया था। यहीं पर आकर जब गंगा जल उन्होंने ग्रहण किया तो योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत तंज कसा था उस समय। तो प्रधानमंत्री अगर कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है, तो गंगा की बेटी के पोस्टर्स भी हमने उस समय देखे थे उन चुनावों के दौरान। तो जो विरोधी हैं वो भी समझते हैं कि प्रधानमंत्री जो इमोशनल पोस्चरिंग कर रहे हैं उसकी काट उन्हें उसी तरीके से निकालनी है, कोई नया रास्ता नहीं ढूंढा जाता है। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पर
तमाम इलाकों में सबसे अपना एक तरह से संवाद स्थापित करते हुए, चाहे किसी को सिर्फ हाथ हिलाते हुए, किसी को संबोधित करते हुए वो यहां से निकलते जाते हैं तो घाटों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। दूर दूर तक देखिए अंजना, दूर दूर तक देखिए। अब जब लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ने की इजाजत दी गई है तो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर सब लोग यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी भी तस्वीर दिखा दीजिए कि हम आए हैं यहाँ पर। अब अंजना वो भी याद कीजिए, ये वही क्रूज है जिसमें बैठकर आपने और मैंने प्रधानमंत्री का वो इंटरव्यू किया था और उस समय जब हम उनसे बातचीत भी कर रहे थे, घाटों की तरफ से लोग उन्हें देख रहे थे। आपको याद होगा, आप ही ने उनसे पूछा था उस समय कि जो लोग आपको देख रहे हैं देखिए किस तरीके से अभिवादन कर रहे हैं, कि आपका क्या प्लान है यहाँ के लिए। उस समय भी प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तार से बताई थी वो चीजें। बिल्कुल श्वेता, आप बने रहिए और वहां मौजूद लोगों को बता दीजिए उनकी मौजूदगी आज तक पर दर्ज हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में वो सारनाथ पहुंचने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आइए जरा आपको सुना देते हैं आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे राजघाट से, किस तरह से उन्होंने अपनी बात सामने रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों द्वीपों से काशी के 84 घाटों का जगमग होना अद्भुत है। गंगा की लहरों में ये प्रकाश इस आभा को और भी अलौकिक बना रहा है। और साक्षी कौन है देखिए ना, ऐसा लग रहा है जैसे आज पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाती काशी महादेव के माथे पर विराजमान चंद्रमा की तरह चमक रही है। हमारे लिए विरासत का मतलब है देश की धरोहर। जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं, अपने परिवार की तस्वीरें। इसलिए उनका ध्यान परिवार की विरासत को बचाने में रहा। हमारा ध्यान देश की विरासत को बचाने, उसे संरक्षित करने पर है। वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर। जैसे देश के लोगों ने लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल गिफ्ट के साथ अपने त्योहार मनाए, वो वाकई प्रेरणादायी है। लेकिन ये सिर्फ त्योहार के लिए नहीं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। हमारे प्रयासों के साथ साथ हमारे पर्व भी एक बार फिर से गरीब की सेवा का माध्यम बन रहे हैं। तो ये देव दीपावली गंगा किनारे वाली और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उससे पहले राजघाट पर भव्य कार्यक्रम देखा, लेजर शो वहां पर हुआ और फिर वो देव दीपावली जिसमें लगभग 16 लाख दीप जलाए गए हैं। पूरे काशी में इंतजार इस बात का है कि कब उसकी तकदीर बदलेगी। जो असंख्य मंदिरों की खनक होती है यहाँ की सीढ़ियों पर सुबह की रोशनी के साथ, श्वेता, अद्भुत नजारा है। एक ऐसी भव्य, आप कह सकते हैं यहाँ पर संस्कृति, धर्म सबका समागम है जो अपने वक्त का इंतजार कर रहा है। क्या वो वक्त करीब आता हुआ दिखता है प्रधानमंत्री के इस लगातार होते हुए दौरे के साथ?
देखिए, वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां का विकास काफी पेचीदा है, उसे समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अंजना, आप भी यहाँ की गलियों में उतना ही, हम सब यहाँ पर इतना खाक छानते थे कि हमें ऐसा लगता था कि शायद वाराणसी ही दूसरा घर हमारा हो गया है। लेकिन यहाँ पर घूमते हुए एक ही बात जो लोगों की समझ में आती है, वो चाहते हैं कि जो पारंपरिक तस्वीर है वाराणसी की वो भी कायम रहे, वो भी वैसी ही रहे, लेकिन उसके साथ ही विकास भी हो जाए। अब बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सबसे प्राचीन बसा हुआ शहर है इस पूरी पृथ्वी पे, तो इसीलिए अगर वो ढांचा भी उतना ही पुराना है तो उसमें विकास कैसे हो? अगर निर्माण होना है तो थोड़ा बहुत आपको तोड़ना भी पड़ेगा, थोड़ा बहुत चीजों को हटाना भी पड़ेगा। जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, एक छोटा सा हिस्सा ऐसे लोगों का भी था जो इस बात को लेकर बहुत हंगामा करते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो इसे ये दिशा देने की कोशिश करते थे कि देखिए मंदिर बनाने की बात करते हैं, ये तो मंदिर तोड़ रहे हैं वहां पर। लेकिन आज जब वहां की तस्वीर हम देखते हैं अंजना, वहां पर जब हम देखते हैं कि घरों से निकले हुए मंदिर, घरों से निकली हुई प्रतिमाओं को उसी रूप में उसी जगह पर रखा गया है, तो ये अपने आप में बड़ी चीज हो जाती है। जिन जिन घरों की जिन मंदिरों का जो शिखर था वो साबुत था, घरों से निकला हुआ, उसके आसपास जो टॉयलेट की पाइपलाइंस होती हैं अंजना, वो जाया करती थी, उन्हें हटाना पड़ा है, मंदिरों को एक तरह से मुक्त कराना पड़ा है। अब उसकी वजह जो भी रहे हो कि घर क्यों बने वहां पर, क्या वो अतिक्रमण था या सचमुच में आपने आक्रांताओं से बचाने के लिए उन्हें एक तरह से अपने घरों के भीतर छुपाया, वजह चाहे जो भी हो, आज अगर उन मंदिरों को खुले एक परिसर के भीतर रखा जा सकता है, अगर प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो ये अपने आप में उस कामकाज के बारे में भी कहता है काफी कुछ। चूंकि एक साल पहले लगभग 8 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री ने पहली ईंट रखी थी वहां पर विश्वनाथ धाम की, और अब वहां पर आप देखेंगे तो कम से कम 50% काम आपको पूरा दिखेगा। जो डिमोलिशन है उसका काम पूरा हो चुका है। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो शिखर है, जो स्वर्ण शिखर है, वो आपको ललिता घाट के से जो प्रवेश द्वार बनाया गया है वहां से आपको दिख जाएगा। सबसे पहले शिखर के दर्शन होने चाहिए। चाहे हम द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर देखें, हर मंदिर के साथ परंपरा यही होती है कि आपको शिखर दिखना चाहिए। आपने भी देखा है कि किस तरीके से पतली सकरी गलियों से होकर दर्शन करने के लिए जाना होता था और शिखर नजर नहीं आता था। तो अब वहां पर जो पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जो एक तरह से रिनोवेशन का काम चल रहा है, उसके लिए काफी चीजों को तोड़ना भी पड़ा है और अब वो परिसर एकदम खुला हुआ दिखता है। अब सड़कें बहुत सारी बनी है, 6 लेन्स बने हैं, जिसका आज उद्घाटन भी हुआ 73 किलोमीटर की उस 6 लेन का। इसके साथ ही कई और जगह आपको, अब पहले एक छोटा सा मॉल दिखता था, अब वैसे कई और आपको दिखने लगे हैं। यहाँ पर बनारस की शहर की जो तस्वीर है वो बदल रही है, लेकिन अभी भी जो वो गलियां है, जिसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये तो गलियां तो बनारस की पहचान होती है, उसे सहेजना भी चाहते हैं। तो ये भी कोशिशें चल रही हैं कि किस तरीके से दोनों के बीच तालमेल करते हुए कि परंपरा, वो प्राचीन इतिहास हमारा, वो भी अपनी जगह पर रहे, लेकिन उसके साथ ही जो एक बुनियादी विकास हम देखते हैं जो कि रोजगार के लिए भी युवाओं के बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाता है, वो कैसे हो। तो वो संतुलन क्या उस विकास में दिख रहा है? एक वो होता है जो हम अपनी आंखों से देखकर बयां कर सकते हैं, और एक वो बात होती है जो यहाँ के लोग महसूस करते हैं। इन सारी चीजों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांसद के तौर पर जो काम यहाँ पर किया है, पीएम उस बात का बखान आज भी कर रहे थे। संतुष्ट कितने हैं लोग, ये तो चुनाव दर चुनाव ही पता चलता है। अंजना, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। बताएं अपने दर्शकों को, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट एक तरह से रहा है, वो पूरा इलाका लगातार हम लोगों ने भी कवर किया है, उसे दिखाया है। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है, लेकिन एक भव्य रास्ता आपको ललिता घाट से पूरा मंदिर तक दिखेगा। इन सब की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री आज इन तमाम जगहों पर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी काशी यात्रा के दौरान बाबा विश्वनाथ के द्वार पर पहुंचे, जिनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। शिव भक्त मोदी ने यहां बाबा विश्वनाथ की महापूजा की। आपको बता दें, तेजी से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है। भव्य कॉरिडोर अगस्त 2021 तक पूरा हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था है, ये शिव भक्त मोदी की आराधना है, जो बाबा विश्वनाथ के द्वार पर भक्ति की शक्ति बनकर फिर से दिख रही है। मंत्रोच्चार में, कर्मकांड में
प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी दौरे पर जाएं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन ना करें, भला ये कैसे हो सकता है? देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी काशी यात्रा पर पहुंचे तो एक बार फिर बाबा विश्वनाथ के सामने शीश झुका दिया। आप देख सकते हैं कि कैसे मोदी शिव भक्ति में लीन है। मंत्रोच्चार हो रहा है। पूरे विधि विधान से प्रधानमंत्री मोदी बाबा विश्वनाथ की महापूजा कर रहे हैं। मोदी को गंगा मैया ने एक बार फिर से बुलाया तो शिव भक्त मोदी बाबा विश्वनाथ के द्वार भी पहुंचे। हरि हर शिव हर। पहले प्रधानमंत्री मोदी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए डोमरी घाट से क्रूज पर सवार होकर ललिता घाट पहुंचे और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर। हम आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जुलाई 2018 में बाबा विश्वनाथ के द्वार पर पहुंचे थे। मार्च 2019 में भी मोदी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे। मई 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की थी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी का काशी विश्वनाथ मंदिर जाना कई मायनों में खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर या काशी विश्वनाथ धाम अब चुनार के गुलाबी पत्थरों से सजने लगा है। इसी के साथ अब इसका स्वरूप भी प्रदक्षिणा या परिक्रमा पथ के रूप में निखर कर सामने दिखने लगा है। तराशे गए करीब 65,000 क्यूबिक फीट गुलाबी पत्थरों की पहली खेप पहुंचने के बाद काम अब तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम अगस्त 2021 में पूरा होना है और ये प्रोजेक्ट काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 55,000 स्क्वायर मीटर में बन रहे इस कॉरिडोर का भव्य स्वरूप अब दिखने लगा है। गंगा नदी को छूते मणिकर्णिका घाट, जलासेन घाट और ललिता घाट से लगा कॉरिडोर का मुख्य द्वार होगा और धीरे धीरे जब आप भीतर की तरफ जाएंगे तो इसकी भव्यता और बढ़ती जाएगी। पूरे रास्ते में पुराने मंदिरों की वो श्रृंखला मिलेगी जो कॉरिडोर बनाते वक्त मंदिर से निकले थे। कॉरिडोर के भीतर इन्हें सहेज कर रखा गया है। काशी विश्वनाथ धाम में 650 मजदूर 2 शिफ्टों में लगातार काम कर रहे हैं। 345.27 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त 2021 तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 2022 के चुनाव के पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जनता के लिए खोल दिया जाएगा। जय काशी, जय मां भारती। अगस्त 2021 की डेडलाइन रखी गई है और इसे तैयार कर रही कंपनियों को उम्मीद है कि अगस्त के पहले ही काम पूरा हो जाएगा। हर हर महादेव। श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। काशी का असर ही कुछ ऐसा होता है। काशी के बारे में कहते हैं कि काशी रंग है, काशी मलंग है, काशी अबीर है, काशी कबीर है। तभी प्रधानमंत्री पर भी असर देखिए। ये वीडियो सुनिए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है जब शिव स्तोत्रम वहां पर लेजर शो चल रहा था। शंकर शंभू के धुनों पर प्रधानमंत्री की भी उंगलियां थिरकती हुई दिख रही हैं। श्वेता, काशी का असर ही कुछ ऐसा होता है। जी, ऐसे भी देखिए ना, प्रकाशित नगरी, सिटी ऑफ लाइट्स से जगमगाती हुई नगरी, और आज सचमुच में वही पौराणिक काशी दिख रही है।
ये काशी, ये वाराणसी का जो ये पूरा नगर है, ये जिस तरीके से प्रकाशमान है इस समय, प्रधानमंत्री एक एक पल को ऐसा लग रहा था, जितनी भी जगह उनके तमाम क्लोजअप्स नजर आ रहे थे, वो एक एक पल को पूरी तरीके से उसका आनंद लेते हुए ही दिख रहे थे। चाहे जब वो भक्ति में लीन रहे हों, या फिर ये जायजा ले रहे हों कि कामकाज कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, या फिर आखिर में जो अभी आप जो लेजर शो के दौरान का आप कह रही हैं, क्योंकि एक तो धुन ऐसे थे, वो ऐसे ऐसे भजन की आवाजें थी कि वो सुन सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को रोक भी नहीं पा रहे थे, तो वो करते हुए आगे बढ़े। ये देखिए, ये हर हर महादेव का जयकारा भी आपको बीच बीच में नजर आ जाता है। कैसा था आयोजन आज का? असल में देव दीपावली का आयोजन तो हर साल होता है, हर साल, थोड़ा दूर दीपक से, हर साल आयोजन होता है, इस साल अलग था, खास बहुत अलग था इस बार, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। इस बार का सबसे बढ़िया था, लेजर का सबसे अच्छा था। सबसे अच्छा क्यों था इस बार? इस बार का सबसे अच्छा था कि हमारे आदरणीय मोदी जी इस बार यहाँ पे देव दीपावली में सम्मिलित होने आए, जिससे युवाओं का बहुत अच्छा रहा। कोरोना के बाद ये पहला ऐसा एक मौका है जिसपे हम सारे काशीवासी एक साथ खुश होने का मौका दिया, सबको एक साथ खुश होने का मौका। सबको बहुत मस्त लगा, बहुत मजा आया। नवरात्र का जितना भी दिक्कत था वो सब सही हो गया इस लेजर लाइट के चक्कर में। लॉकडाउन के चलते कई त्योहार हम लोगों ने नहीं अच्छे से मना पाए। 9 महीने बाद आज हम सबको, पूरे काशीवासियों को एक साथ मिल के एक देव दीपावली हम लोग को मनाने का सौभाग्य। बेरोजगारी में यही तो एक मौका था कि हम खुशी मना पाए। ये भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसके बारे में भी सुने। हाँ, मैं बहुत अगली बार मन की बात में इसका जिक्र करें, हम लोग ये चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से। ये काशी की नगरी है और कभी दिक्कत आएगी नहीं, जैसे जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री इस देश के हैं, और चाहेंगे कि इस बार वो फिर आए। हम सब मैं चाहता हूँ, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूँ कि मैं माननीय देश के युद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, बार बार आप आए देव दीपावली के मौके पे और हम सब मिल। पर्यटन से रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा मैम, पर्यटन से ही तो रोजगार मिलता है, लेकिन हम लोग को सरकारी जॉब भी तो चाहिए। सरकारी जॉब भी चाहिए। तो देखिए, यही वाराणसी का मिजाज भी है अंजना, जो बिल्कुल इस बात की फिक्र नहीं कर रहे हैं। वो मोदी भी कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी अगली बार मन की बात में जरा रोजगार पे भी आप कह लीजिएगा, कहते हैं। तो इसीलिए समर्थन में भी नारे लग जाते हैं, लेकिन साथ में सवाल भी उठा लेते हैं, और यही लोकतंत्र की सुंदरता है अंजना। बिल्कुल, और ये जो मिजाज है बनारस का, इसीलिए मैंने कहा रंग भी है, मलंग भी है, अबीर भी है, कबीर भी है, बिल्कुल अपने ही धुन में जैसे बनारस और बनारस के लोग रमे होते हैं। ये भव्य नजारा आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद सारनाथ भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन लोगों का हुजूम, कहीं भी आप खड़े हो जाइए, एक साथ इकट्ठा हो जाता है। इतना बनारस में श्वेता की एक अच्छा खासा 1 घंटे का शो हो सकता है उनसे, उनके मुद्दों को उठाते हुए उनकी बातचीत। दुनिया, बड़ा दिलचस्प अंदाज होता है काशी के लोगों का अपनी बात को रखने का। लेकिन काशी के जो रंग आज हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिसमें बिल्कुल सराबोर दिखे, हर लम्हे का वो एक आनंद लेते हुए, चाहे वो सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर जहां पर उन्होंने पूजा की, कॉरिडोर का जायजा लिया, चाहे उसके बाद राजघाट पर जहां गंगा स्तुति और शिव पुराण के साथ एक भव्य आयोजन हुआ, उसके बाद वो आगे बढ़े, ये लेजर शो उन्होंने देखा, और अब से कुछ ही देर बाद वो सारनाथ पहुंचने वाले हैं, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये है काशी नगरी की सुंदरता। अलग अलग संत रविदास की प्रतिमा पर भी उन्होंने माल्यार्पण किया, जिन्होंने जो लोग पिछड़े रह गए उनकी आवाज एक तरह से वो बने, अपने दोहों के जरिए पूरे भक्ति मूवमेंट को उन्होंने लीड किया था उस वक्त पर। तो प्रधानमंत्री ने कोशिश की है कि काशी की इस यात्रा के जरिए वो एक कनेक्ट जो उनका था वहां के लोगों से। और ये पुरानी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एक बार आपको, जब हमने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया था और इसी क्रूज पर बैठकर हम लोग काफी लंबी दूरी हमने तय की थी उनके साथ, और 80 घाट से पूरा हम गए थे जो दशाश्वमेध घाट है वहां तक लगभग, और उसके जस्ट पहले से फिर यू टर्न लेकर हम लोग पहुंचे थे। ये उस इंटरव्यू की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ उस क्रूज पर गए थे, और ये वो भव्य नजारा है जिसमें आज उसी क्रूज पर बैठकर प्रधानमंत्री पूरे काशी में गंगा जी की सवारी कर आगे बढ़ते हुए, और उन्होंने तमाम घाटों का नजारा लिया है। वो वीडियो भी हमने दिखा दिया अब श्वेता, जब हमने इंटरव्यू किया था हम सब इस क्रूज पर सवार थे, और आज प्रधानमंत्री कुछ इसी अंदाज में हर घाट का नजारा लेते हुए आगे बढ़े।
जी, और उस क्रूज के बारे में उन्होंने उस प्लान के बारे में भी बात की थी कि किस तरीके से गंगा जी पर जो वाटरवेज का जो प्लान था और किस तरीके से क्रूज का इस्तेमाल होकर उससे भी टूरिज्म, क्योंकि वाराणसी में आमतौर पर जो सड़कें होती हैं बहुत ज्यादा जाम रहती हैं, तो क्या इसका भी प्रयोग हो सकता है। और गंगा नदी पे ये सारी जो परियोजनाएं हैं, चाहे गैंजेटिक डॉल्फिन्स का संरक्षण हो या फिर इस पर इस तरह के क्रूज चलना, इस तरह के बोट्स का चलना, ये सब अपने आप में एक दूसरे को संतुलित करती हैं। ये जो जीव होते हैं, जल जीव होते हैं, वो सेहत के बारे में बताते हैं। तो ये जो बोट्स चलती हैं यहाँ पर, उस गाद को, उस सिल्ट को काटते हुए चलती हैं, जो कि गंगा जी की गहराई को थोड़ा सा बढ़ाती हैं, वरना बहुत ज्यादा फैलाव आते जाता है। तो क्रूज का जो प्लान होता है वो टूरिज्म के साथ साथ एक तरीके से उसमें भी फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि इसमें पर्यावरणविद बहुत ज्यादा उसमें इस्तेमाल होने वाले ईंधन को लेकर फिक्रमंद जरूर रहते हैं, और साथ ही इस पे कि कहीं जो जल जीव है वो असर न पड़ जाए उन पे। लेकिन पर्यटन के हिसाब से एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर, अगर इस तरह के और क्रूजेस भी अभी इस पर शुरू हो जाए, प्रधानमंत्री ने पिछले ही साल अंजना हम लोगों को दिखाया था और बताया था उसके बारे में, और उसके जरिए जो उनका आगे का सपना है, किस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं उन चीजों को। और इस बार देखिए, नजारा लेने के लिए वो उसी में सवार होकर यहाँ पर पहुंचे थे। बाकी लोग भी आपको दिखते रहेंगे अभी भी, क्योंकि देव दीपावली जो है उसमें रात भर ये उत्सव के तौर पर चलता है। लोग बस जरा सा प्रधानमंत्री की उस अपील को भी याद कर लें कि अगर भीड़ में आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, तो मास्क जरा नाक पे रख लें, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन अब वाराणसी को क्या कहें, हमें बिहार चुनावों में यही नजर आया है। दिल्ली की सड़कों पे जब तक 2000 का फाइन नहीं था, ऐसी ही तस्वीरें हो जाती थी। लेकिन ये जो पूरा भ्रमण है लोगों का, नाव पे चढ़ के जो पूरा भ्रमण करेंगे, वो आज देर रात तक चलेगा। सब अपने अपनी नाव में सवार होकर, और सब में जो छोटी छोटी बत्तियां आपको जलती हुई दिख रही हैं, वो बत्तियां मोबाइल के कैमरे की बत्तियां हैं, जिससे वो दोनों तरफ की तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पर भी कि जो नाव है उन सब पर भी दीप जल रहे हो, ऐसा देखकर इन सबको लग रहा है। तो नाव बड़ी संख्या में इस समय यहाँ इस घाट पे इसीलिए खड़े हैं जना, क्योंकि एक बार फिर वो लेजर का शो यहाँ पर किया जा रहा है। एक बार फिर लेजर का शो, ताकि लोग देख सकें। कोई 10 बजे स्नान करता था, फिर मैं डाक पढ़ता था, अखबार पढ़ता था, और फिर किसी के घर खाना खाने के लिए चला जाता था। तो ये मेरी जिंदगी रही थी। ये ऐसी जिंदगी मैंने कोई 2-2.5 साल बिताई थी। ये तो संघर्ष और कठिनाइयों की आपने बात की। मैं न ये संघर्ष है, न कठिनाइयां है, ये जिंदगी की मेरी शिक्षा है, मेरे लिए एजुकेशन है। लेकिन कभी कोई खुशी जैसे मिले तो सबसे पहले किसको बताने का मन करता है? कौन है वो जो आपके मस्तिष्क के, दिमाग के, दिल के करीब? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन है? BFF। जब मैं संघ का काम करता था, तब एक लक्ष्मण राव जी नामदार करके थे, वकील साहब हम कहते थे, जिनके जीवन पर मैंने किताब लिखी है, सेतुबंध। तो मेरा मन करता था कभी कि मैं उनको कहूंगा कि ऐसा हुआ। लेकिन मेरे जीवन का एक नियम है जो शायद आपके दर्शकों को भी काम आ सके। जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, उसको पता नहीं होना चाहिए कि आपके जीवन में उसका वो स्थान है। आपके मन में अच्छा विचार आया तो भी बता दो, बुरा विचार आया तो भी बता दो, अच्छा हुआ तो भी बता दो, कुछ भी मत छुपाओ। एक व्यक्ति जीवन में होना चाहिए। अभी भी है क्या आपकी? है, मैं नाम नहीं बता। अभी भी है? अभी भी है, लेकिन उनको पता चल जाएगा। नाम नहीं देखिए, ऐसी बताओ, क्योंकि उत्सुकता उसको क्योंकि मैं बताता हूँ, उससे क्या होता है, फिर वो कॉन्शियस हो जाता है, फिर वो अपनी बातों को, अभी तो वो क्या मैं बताता हूँ तो कोई बताने के लिए नहीं जाता हूँ, बातों में ऐसे कह देता हूँ ऐसा हुआ। अब गेसिंग गेम बड़ी जबरदस्त देश भर में शुरू हो जाएगी कि कौन है वो। तो हर एक के जीवन में होना चाहिए, मैं कहूंगा। और आप देखिए, वो व्यक्ति जरूर नहीं कि वो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, कोई जरूर नहीं है, कभी आपको ऐसी चीज बता देगा जो कभी शायद बहुत बड़ा पंडित भी नहीं बता देगा, जो आपकी जिंदगी का रास्ता बना देगा। वकील साहब का नाम भी मैं इसलिए बताता हूँ कि अब वो जीवित नहीं रहे हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि मैं उनके पास इस प्रकार से बात बताता हूँ। आइए, गंगा की लहरों पर क्रूज की सवारी करते हुए जो तमाम सवाल जवाब हमने उनसे किए थे, बहुत करीब आ गए थे प्रधानमंत्री ये बताने के कि कौन है वो शख्स जो उनकी जिंदगी में बहुत करीब है। और उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति हर किसी के जीवन में होना चाहिए, उसे पता हो ना हो,
लेकिन सुख दुख की हर बात आप उनसे बता सके और सुझाव ले सके। बहरहाल प्रधानमंत्री कुछ ही देर में सारनाथ पहुंचने वाले, तस्वीरें फौरन आपको दिखाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे वक्त काशी के दौरे पर थे जब राजधानी की सभी सीमाओं पर आंदोलनकारी किसान जमा है। अपनी मांगों को लेकर हजारों किसान खुले आसमान के नीचे रातें काट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को काशी से जवाब दिया। वो बोले कि इस सरकार की नीयत गंगा जल की तरह है, जबकि इससे पहले की सरकारों ने किसानों के साथ हमेशा हर मोड़ पर छल किया था। मुझे एहसास है कि दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है। किसानों का दोष नहीं है, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो अपने संसदीय क्षेत्र काशी में थे, प्रयागराज वाराणसी 6 लेन हाईवे का लोकार्पण कर रहे थे, लेकिन उनके जहन से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसान एक पल के लिए भी ओझल नहीं थे। मोदी ने अपने भाषण का रुख किसानों की तरफ मोड़ा और एक बार फिर नए कृषि कानूनों को फायदेमंद बताया। अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है तो उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई। साथियों, नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष का बिना नाम लिए हमला बोला। किसानों के बीच नए कृषि कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। सरकारें नीतियां बनाती हैं, कानून कायदे बनाते हैं, नीतियां और कानूनों को समर्थन भी मिलता है तो कुछ सवाल भी स्वाभाविक ही है। लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। नए कृषि कानूनों में किसान को सबसे ज्यादा भ्रम एमएसपी को लेकर है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि विपक्षी दलों की सरकारों में एमएसपी के नाम पर छल हुआ करता था। एमएसपी तो घोषित होता था, लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। यानी कर्ज माफी को लेकर भी छल किया गया। किसानों के नाम पर
बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी, लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के प्रति जवाबदेही के लिए अपनी सरकार की सराहना की, तो पिछली सरकारों में किसानों के साथ हर मोड़ पर छल करने का आरोप लगाया। योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर खाद पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई, लेकिन ये फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था। यानी यूरिया खाद के नाम पर भी छल। किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किसान के बजाय किसी और की सुनिश्चित की गई। पहले वोट के लिए वादा और फिर छल, यही खेल लंबे समय तक देश में चलता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों तक पर्याप्त यूरिया पहुंचाने को लेकर अपनी सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई, तो फसल खरीद को लेकर अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांधे। 2014 से पहले के 5 सालों में, हमारे जो पहले वाली सरकार थी उसके 5 सालों में लगभग 650 करोड़ रुपए की ही दाल किसान से खरीदी गई थी। हमारे 5 सालों में हमने लगभग 49,000 करोड़, 49,000 करोड़, यानी करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए की दालें एमएसपी पर खरीदी है। यानी लगभग 75 गुना बढ़ोतरी। कहां 650 करोड़ और कहां करीब करीब 50,000 करोड़ पूंजी देने के। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ये बताना नहीं भूले कि उनकी सरकार किसानों के खातों में हर तिमाही 2,000 रुपए भेजती है। मोदी ने किसानों को यही समझाना चाहा कि एमएसपी और मंडियों को लेकर उनकी आशंकाएं निर्मूल हैं। जो भ्रम है उस पर विपक्षी सियासत कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि किसान पीएम मोदी की बातों पर कितना भरोसा करेंगे। श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। और अब हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त सारनाथ की दिखा रहे हैं। बौद्ध तीर्थ इसे कहिए, काशी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ है और यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। माना जाता है यहीं से धम्म की शुरुआत उन्होंने की थी। बनेगा एक विशाल स्क्रीन, ये जो आप लाइट एंड साउंड शो को स्तंभ देख रहे हैं, दरअसल सम्राट अशोक के समय में यहां पर बहुत सारे निर्माण कार्य हुए थे। जो सिंहों की मूर्ति वाला जो भारत का राज्य चिन्ह है, सारनाथ के अशोक के स्तंभ के शीर्ष से ही इसे लिया गया है। और ये वो भव्य नजारा आप देख रहे हैं सारनाथ का। ये स्तूप आप देख रहे हैं इस वक्त, ऐसे कई अनेकों स्तूप अलग अलग हिस्सों में भारत के हैं और सारनाथ का अलग महत्व है। एक बहुत महत्वपूर्ण बोध गया जहां पर गौतम बुद्ध ने दरअसल तप किया था, लेकिन उसके बाद यहां पर आकर उन्होंने धम्म की शुरुआत की थी और यहां पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ऐसे कई स्तूप वहां पर आपको बोध गया हो, वैशाली हो या फिर सारनाथ यहां पर मिलते हैं। अब उसी समरसता को आगे ले जाते हुए बौद्ध तीर्थ स्थान पर, गौतम बुद्ध की तपोस्थली पर सारनाथ पहुंचे हैं श्वेता प्रधानमंत्री। पूरे वेन्यू को रोशनी में जी अंजना, सही आपने जिक्र किया और हमने बिहार चुनाव के दौरान ही आपने और मैंने दिखाया था कि किस तरीके से वैशाली में वो अंतिम उपदेश का स्थान
सम्राट अशोक का ही पूरा साम्राज्य हुआ करता था ये सब, इसीलिए यहाँ पर सारनाथ में भी स्तूप का जो निर्माण करवाया था वो सम्राट अशोक के ही दौर में हुआ था। और उधर वैशाली की जो तस्वीरें हमने उस समय दिखाई थी, अब प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना, आज उन्होंने सिर्फ हर हर महादेव का नारा नहीं लगाया था बल्कि जय अन्नपूर्णा माता भी लगाया था। अब इसे कोई चाहे तो अन्नदाता से जोड़ सकता है। दूसरा, उन्होंने आज चूंकि गुरु पूरब भी है और हम अपनी तरफ से बधाइयां भी देना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो हमें सुन रहे हैं इस समय। तो प्रधानमंत्री ने भी कहा बोले सो निहाल सत श्री अकाल, और अब वो सारनाथ में गए हैं तो वो सारे संदेश जो प्रधानमंत्री अपने इस पूरे वाराणसी दौरे के जरिए शुरुआत से लेकर अभी तक दे रहे हैं, जिस तरीके से उस इतिहास को भी खंगाल रहे हैं, ये सिर्फ इमारतें नहीं है। यहाँ पर दरअसल ऐसा हो जाता है कि आप अगर वाराणसी आ रहे हैं, अरे तुम सारनाथ नहीं गए, आप सारनाथ जाकर वहां पर भी देख कर आते हैं, आप किसी शिला पर लिखा रहता है कि वो जगह क्यों प्रसिद्ध है, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं और उनके नजरिए से लोग देखते हैं तो उसके बाद एक पूरा किस्सा निकलता है, चाहे वो विमर्श का ही हिस्सा बन जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री का सारनाथ जाना, वहां पर इस समय जिस तरीके से वो तस्वीरें सब देख रहे हैं तो लोगों की अपनी भी जिज्ञासा बढ़ती है। और मुझे लगता है कि पर्यटन को जिस तरीके से पहले दिन से प्रधानमंत्री बढ़ावा देते रहते हैं कि भारत के भीतर अलग अलग हिस्सों में आप घूमिए, तस्वीरें खींचिए, और अगर वो तस्वीर अच्छी लगती है तो वो उसे रिट्वीट भी करते हैं, उस पर कुछ ना कुछ लिखते हैं। जब पहले साल में उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के समय किया था ऐसा, और आज की तारीख तक अब उन्हें मालूम है कि कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा नहीं कुछ हो पा रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था को उबारने में पर्यटन बहुत बड़ा हो सकता है, वो इस चीज को भी समझ रहे हैं। तो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि मुझे लगता है एक तरह से पर्यटन का भी विकास हो जाता है।